हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। इस सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसके जस्ट पिछले सेशन में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो आज मैं बात करने जाऊंगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनना, इजी टॉपिक है, मजा आएगा समझने में। देखें भाई, तो पहली बात, मैं क्लासिफिकेशन सिखा चुका हूं कि मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं, डायहाइड्रिक क्या होते हैं और ट्राईहाइड्रिक क्या होते हैं। सिंपल सा अल्कोहल के नंबर के बेसिस पे फर्क आता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH ग्रुप लगता है, डायहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप आते हैं और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH ग्रुप आते हैं। और लास्ट एक केस आता है पॉलीहाइड्रिक का, जो आपके इतना है नहीं डिटेल में, बट उसमें मोर देन 3 OH ग्रुप आ रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में डाई और ट्राईहाइड्रिक को भी हम पॉलीहाइड्रिक का ही दर्जा देते हैं, ठीक है ना। तो मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसका बेसिक फॉर्मूला था ROH। इसमें एक ही OH ग्रुप आ रहा था। देखिए भाई, अब बेसिक सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सिंपल है, ध्यान से देखना। सबसे पहला, अल्कोहल जो होते हैं मोनोहाइड्रिक वाले, कहां से लेकर कहां तक, एक कार्बन से लेकर 12 कार्बन तक का अल्कोहल जो है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है और उसकी एक प्लीजेंट ओडर होती है, अपनी खुद की एक स्वीट सी स्मेल होती है, ठीक है। स्वीट नहीं बोल सकते, प्लीजेंट मतलब ज्यादा अच्छी नहीं होती, बट ये है प्लीजेंट। स्पिरिट जैसे आपने सुनी होगी, अगर स्पिरिट की स्मेल देखिए तो बिल्कुल वैसी लगती है, तो वही चीज है। अल्कोहल का जो नंबर है, एक कार्बन का अल्कोहल हो चाहे 12 कार्बन तक का, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और उनकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी प्लीजेंट होती है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज। चले आगे, अगला। अब बात कर रहा हूं मैं अल्कोहल्स की डेंसिटी की, ठीक है। अब अल्कोहल है, एक तो है नहीं, बहुत तरीके के हैं। मोनोहाइड्रिक में भी बहुत डिफरेंट टाइप के पढ़ाया मैंने, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, क्लियर है ना। तो अब उनकी डेंसिटी कैसे वैरी करती है, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है अल्कोहल की डेंसिटी। तो डेंसिटी बेटा 3 चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा नंबर ऑफ OH ग्रुप और तीसरा नंबर ऑफ साइड ब्रांच। मैंने इन तीनों फैक्टर को एक ही फॉर्मूले में एडजस्ट कर दिया, बट है ये तीनों अलग अलग चीजें। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी, किस पे, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के हमेशा डायरेक्टली चलती है बेटा। जैसे जैसे अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चलेगा, डेंसिटी डेफिनेटली है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी तो नॉर्मल सी बात है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो 3 फैक्टर को मैंने एक ही फॉर्मूले में एडजस्ट कर दिया, बट है तीनों अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहला हम डेंसिटी को डिपेंड कराते हैं बेटा मॉलिक्यूलर वेट पे। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, अल्कोहल्स की डेंसिटी इंक्रीज करती चली जाती है। सबसे बेसिक C3H7OH, C4H9OH एंड C5H12OH। तो इनमें अगर आप देखोगे तो हर बार 14 AMU का फर्क आ रहा होगा। यहां से यहां तक जो कार्बन का या इस अल्कोहल का जो वेट इंक्रीज करा होगा वो 14 AMU किया होगा। यहां से यहां तक देखोगे तब भी 14 AMU का वेट इंक्रीज किया होगा। क्या तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं है? हर बार मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली डेंसिटी भी बढ़ती जा रही होगी। मतलब इससे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, इसकी, और इससे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, इसकी। दैट्स इट। तो सबसे पहला फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी। डेंसिटी कैसे डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट के, डायरेक्टली। चलो आगे, अगला फैक्टर इरेज कर रहा हूं मैं बाकी चीजें। अब दूसरा फैक्टर डेंसिटी का है नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब मॉलिक्यूलर वेट में बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा, कार्बन का नंबर ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, बट OH ग्रुप का नंबर्स बदलता जा रहा होगा। तो इसके केस में क्या होता है, डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, क्लियर है। तो अगर OH ग्रुप का नंबर कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि ये देख ले, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज अ डायहाइड्रिक अल्कोहल एंड दिस इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो जरा देख, एक OH, 2 OH और 3 OH। तो जैसे जैसे OH बढ़ते हैं बेटा, याद रखना डेंसिटी इंक्रीज करती चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलो आगे, अगला बढ़ते हैं। अब बात आ रही है साइड ब्रांच की। किसकी बात आ रही है बेटा, साइड ब्रांच। ना वेट चेंज हो रहा, ना नंबर ऑफ OH ग्रुप चेंज हो रहे हैं, बस उसमें ब्रांचिंग क्रिएट होती चली जा रही है। तो डेंसिटी का रिलेशन ब्रांचिंग के साथ 1 अपॉन साइड ब्रांच, एस भी लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। साइड ब्रांचेस बढ़ेंगी, डेंसिटी ड्रॉप होती चली जाएगी। उसका रीजन है इसका सरफेस एरिया वगैरह, ठीक है। स्फेरिकल कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक केस उठा लेते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो इसको मैं ओपन करके बना रहा हूं मैं, है ना। तो ध्यान से देखना, CH3, 3 CH2 है, CH2, 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 OH। क्या कोई साइड ब्रांच है? नहीं है।
अब जरा इस फॉर्मूले को देख, CH3 CH2 CH CH3OH। अगर तुम मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो इसका और इसके में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क आएगा साइड ब्रांच का, फर्क आएगा साइड। ये सीधी चेन है पर इसमें अब ये साइड ब्रांच आना शुरू हो गई, ऐसा मान लेना, ठीक है। और इसमें आओगे तो और साइड ब्रांच क्रिएट होती चली जाती है। तो जरा मैं एक बार वापस से बना दे रहा हूँ, इसके लिए तो बना हुआ, लास्ट वाले के लिए बना दूंगा, चेक करें जरा इसे। CH3 CH2 CH2 CH2OH, कोई साइड ब्रांच नहीं है। इसमें कितनी, एक साइड ब्रांच आ गई। अब लास्ट वाले को देख, CH3 C CH3, ये CH3 और ये OH। मेरे ख्याल से साइड ब्रांच बढ़ती चली जा रही है, इसमें कोई भी नहीं, इसमें एक, इसमें दो साइड ब्रांच। तो जैसे जैसे साइड ब्रांचेस बढ़ती हैं डेंसिटी ड्रॉप होती चली जाती है, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा इससे और इसकी डेंसिटी ज्यादा इससे, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल कैरेक्टर। जैसे जैसे स्फेरिकल कैरेक्टर आना शुरू होता है डेंसिटी धीरे 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 ड्रॉप होती चली जाती है। ना या मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो रहा है, ना या नंबर ऑफ OH ग्रुप चेंज हो रहे हैं। तो एक्चुअल में डेंसिटी 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस। मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली चली, ऑर्डर दिखा दिया, नंबर ऑफ OH ग्रुप के डायरेक्टली चली, ऑर्डर दिखा दिया, साइड ब्रांच के इनवर्सली चली, ऑर्डर दिखा दिया। मेरे ख्याल से तीनों ऑर्डर्स क्लियर होंगे, क्योंकि अभी इन्हीं एग्जांपल को मैं आगे भी यूज करूंगा वापस से, ठीक है। जरा देखें आप। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी। ऊपर वाले एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको रख रहा हूं इतना, ठीक है। तो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, सॉल्युबिलिटी, कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है, कौन सा अल्कोहल कम सॉल्युबल है। ये भी 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला नंबर ऑफ OH ग्रुप, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट, तीसरा साइड ब्रांच, ठीक है। अब देखें भाई, सबसे पहला फैक्टर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे वो अल्कोहल उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, देख ले, ये रहा ऑर्डर, एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप, ठीक है। मतलब एक OH, 2 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप। तो जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली। अब ऊपर वाला डेंसिटी का भी यही ऑर्डर था, तो मैंने वापस से एग्जांपल ना लिखा, तो आप लोग चाहे तो वापस से कॉपी कर सकते हैं, बट आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो क्या, OH ग्रुप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो ये अब मैंने सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मान लिया इसे, ठीक है ना। है वो डेंसिटी के एग्जांपल में, बट सेम फॉलो करेगा पैटर्न या सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। और समझा भी दे रहा हूं, आप चाहो तो उसको वापस से कॉपी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है अगर कर रहे हो तो। तो सॉल्युबिलिटी OH ग्रुप के नंबर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। एक OH होगा, 2 OH है ग्रुप, 3 OH। तो जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर भैया, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, साइड ब्रांचेस की। मॉलिक्यूलर वेट को, चल मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मेरे ख्याल से पिछले वाले से थोड़ा अलग है, ठीक है। पिछले वाले में डेंसिटी थी, ये सॉल्युबिलिटी, दोनों अलग बातें होती हैं भाई, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी वेट के इनवर्सली चलती है, पर डेंसिटी में ऐसा नहीं, वो डायरेक्टली चल रही थी। तो जरूरी थोड़ी जब डेंसिटी फॉलो कर रही है वो सॉल्युबिलिटी, जरूरी नहीं है वाली बात, ठीक है। तो वही चीज है, सॉल्युबिलिटी वेट के इनवर्सली चलती है। तो मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो देख ले जरा, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH। मेरे ख्याल से यहां से यहां तक 14 AMU का वेट इंक्रीज किया, यहां से यहां तक भी 14 AMU का वेट इंक्रीज किया। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी देख ले क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो ये सॉल्युबिलिटी का आ गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट। चलो मैं आगे, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। अब मैं तीसरे की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ साइड ब्रांच, ठीक है। तो तीसरे फैक्टर की, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइड ब्रांच। देख ले, समझ गया होगा, साइड ब्रांच बढ़ी तो सॉल्युबिलिटी घटी। तो अभी दिखाया था ये स्ट्रेट चेन थी, इसमें एक साइड ब्रांच आ गई, इसमें 2 साइड ब्रांच थी। तो जैसे जैसे साइड ब्रांच बढ़ रही है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था साइड ब्रांच बना के, क्लियर है। इन तीनों को ही बनवाया था बेटा मैंने। तो सॉल्युबिलिटी साइड ब्रांच के इनवर्सली चलती है। तो थोड़ा सा फर्क आया डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी में। क्या, डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली थी, नंबर ऑफ OH के डायरेक्टली थी, बट साइड ब्रांच के इनवर्सली थी। बट सॉल्युबिलिटी नंबर ऑफ OH ग्रुप के तो डायरेक्टली है, बट मॉलिक्यूलर वेट और साइड ब्रांच के इनवर्सली चलती है। तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है बेसिक सी सॉल्युबिलिटी। उम्मीद करूंगा क्लियर है। अब बात आ रही है किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी में 1% का कोई फर्क नहीं है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो डेंसिटी के ऑर्डर्स को बिल्कुल डिट्टो मैच करता है, ठीक है कि नहीं। क्यों करता है देख ले, तो लिखा दिया, ये भी 3 फैक्टर पे, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ OH ग्रुप और साइड ब्रांच। जरा मेरे ख्याल से डेंसिटी में भी यही था,
डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड इनवर्सली टू साइड ब्रांच। सेम चीज बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली, नंबर ऑफ OH ग्रुप के डायरेक्टली और साइड ब्रांचेस के इनवर्सली चलता है। सेम ऑर्डर्स कॉपी कर रखे हैं मैंने जो डेंसिटी में ऑर्डर्स लिखाए थे। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, ठीक है, हाँ या ना। तो ये बेसिक सी बातें याद रखना, तो ये बेसिक सी बातें याद रखना आ जानी चाहिए। चल रहा हूं मैं आगे, अगला देखें। अब एक दो नोट और है, उनकी बात और सुनना। बॉइलिंग पॉइंट के लिए ही है ये वाली बात, स्पेशली ध्यान रखना, डेंसिटी पे मत लगाना, बॉइलिंग पॉइंट पे लगाएंगे हम ये वाली बात। तो बॉइलिंग पॉइंट का एक काम होता है भाई, जैसा जनरली हम क्या वंडरवल फोर्सेस की वजह से मानते हैं, तो वंडरवल का एक कंसेप्ट है, जैसे जैसे वंडरवल फोर्सेस बढ़ेंगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। और वंडरवल फोर्स खुद मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट है कम तो उसकी वंडरवल फोर्सेस होंगी कम, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होना चाहिए कम उसके हिसाब से, ठीक है। बट एल्कोहल्स में ये बात गड़बड़ हो जाती है। तो जनरली हम सोच रहे थे जो लोअर एल्कोहल्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कम होने चाहिए, हाँ या ना। जैसे मान ले किसी का मॉलिक्यूलर वेट 30-40 है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 10 से 50 डिग्री सेल्सियस की मान लो ऐसी रफली रेंज में चलना चाहिए। बट जब यही बात हमने एल्कोहल्स में चेक करी तो जो उसका मॉलिक्यूलर वेट था, जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए था एक्सपेक्टेड ऑर्डर, पर उससे वैल्यूज ज्यादा मिल रही थी। तो ऐसा क्या हुआ एल्कोहल्स में जो इसके बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आने लग गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वंडरवल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, बट अल्कोहल में थोड़ा फर्क चलता है, तो वो सुनना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लोअर एल्कोहल्स आर ग्रेटर देन देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू। जनरली उनके मॉलिक्यूलर वेट से जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया होता है बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा इनकी वैल्यूज मिल रही होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर मास, अकॉर्डिंग टू वंडरवल कंसेप्ट, ठीक है। बट अब अल्कोहल में बात ये आई कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, H बॉन्डिंग। कौन सी वाली? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो वही लिखा हुआ है कि अल्कोहल्स में ऐसा होने का कारण क्या है कि क्यों उनके बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से बढ़ रहे थे। क्योंकि बेटा अल्कोहल्स ऐसा होता है ग्रुप बना के रहते हैं, झुंड बना लेते हैं, और ग्रुप बनने के लिए एक ही बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पढ़ाया हुआ है, जब H फोन से जुड़ा हो तो H फोन के साथ H बॉन्डिंग शो करता है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है डॉटेड लाइन वाला, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं इसको लाइन रेड लाइन से कर दे रहा हूं, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड आगे बनाएगा और ये पीछे बनाएगा। तो क्या एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दिख गया ROH, दूसरा दिख गया ROH, तीसरा दिख गया ROH। अब क्या है, ये अकेले अकेले है नहीं, ये ग्रुप बना के एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं। तो जिसकी वजह से जैसे ही बल्क इकट्ठा होना शुरू होता है बेटा, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाएंगे। बट तू एक इंडिविजुअल के मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्ट करोगे तो वो बेटा जनरली कम मिलेगा। बट एक्चुअल में जब हमने ऑब्जर्व किया इनके बॉइलिंग पॉइंट, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट के कंपैरिजन में इनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज थोड़ी ज्यादा मिली। उसका सिंपल सा रीजन है, ये जो रेड कलर का जो मैंने बॉन्ड मार्क किया दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, नोट बना के इसीलिए लिखा है। एक बात और है इसी से रिलेटेड, एक बार हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को चेक किया, किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो क्या है क्वेश्चन सुनना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ग्रेटर देन देयर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। मतलब अगर एक तरफ तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ अल्कोहल हो, वो भी सेम वेट का, सेम मास का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेंगे अल्कोहल्स के कंपैरिजन में। तो वही लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ग्रेटर देन देयर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, मतलब सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बना लेते हैं और उसका डाइमर बनने का कारण है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वापस से, तो ये देख कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, एक ओ ये रहा, एक ओ ये रहा, H ये रहा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई यहां पर, और ये क्या अकेला है? नहीं, दोनों मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ गए और ये क्या बना लेते हैं? डाइमर। क्या बना लेते हैं बेटा? डाइमर। और इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं लूं तो फॉर्मिक एसिड मान लेते हैं और इथाइल अल्कोहल, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट बराबर है लगभग। कैलकुलेट कर ले, देख ले, कार्बन का ऐड करके दे रहा हूं, कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32 प्लस 2 हाइड्रोजन है प्लस 2, ऐड कर लेना भाई कितना बैठ रहा है। सेम चीज यहाँ पे 2 कार्बन है तो 24 प्लस 1 ऑक्सीजन 16 प्लस 6 हाइड्रोजन, ऐड कर लेना। क्लियर है? ऐड करके देखना आंसर आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। कितना बैठा है ये? 32 और 2 34, 34 और 12, 34 और
12, मेरे ख्याल से ये 46 बैठेगा। ठीक है, जरा इसको ऐड कर, 24 और 6 30, 30 और 16 46, तो इसका भी वेट 46, इसका भी वेट 46, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट 46 आ रहा है। बट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करोगे तो वंडावेल के हिसाब से तो सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज्यादा निकलते हैं। उसका रीजन ये रहा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एसिड में इस बॉन्डिंग की वजह से क्या बन जाता है, डाइमर। क्या बन जाता है बेटा, डाइमर। इसी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। तो एग्जांपल्स भी दे रखे मैंने इसी तरीके से, देखो जरा, फॉर्मिक एसिड इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड एंड प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, हाँ या ना। तो इन दोनों का वेट सेम है, बट फिर भी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अच्छा फर्क है। तो एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट का 100.5 है, अल्कोहल का 78.4 है। क्योंकि इसका फर्क सिंपल है, इसके केस में डाइमर बनता है इसलिए, और डाइमर नॉर्मल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सेम चीज एसिटिक एसिड और प्रोपाइल अल्कोहल में वेट सेम है, फिर भी देख ले बॉइलिंग पॉइंट में कितना बड़ा फर्क आ रहा है। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, और ये फर्क आने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट आप सोचें कि केवल इन्हीं चीजों पे डिपेंड करेगा, नहीं, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग केसेस में अलग अलग रूल्स लगते चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब बात करने जाएंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा बेटा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी, इतना ही था फिजिकल प्रॉपर्टी में, ज्यादा कुछ था नहीं। तो अब बात आ रही है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर कभी भी अल्कोहल केमिकल रिएक्शन शो करते हैं तो किस तरीके से उनकी रिएक्शन होती है। बहुत सिंपल है बेटा, अल्कोहल जब भी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसके पास 3 टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की, हाँ या ना। तो बेसिक सी बात है कि अल्कोहल जब भी रिएक्शन में जाएगा, किसी के साथ भी केमिकली रिएक्ट करेगा, तो वो 3 पॉसिबिलिटी रखता है अपने पास, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस अल्कोहल की ऐसी होती है भाई, जिसमें अल्कोहल का जो O और H ग्रुप है उसके बीच का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अब क्या हर रिएक्शन में ऐसा करेगा, नहीं करेगा भाई। तो कुछ रिएक्शंस होंगी जो ऐसे करेगा। तो अलग अलग रिएक्शंस में अल्कोहल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत बहुत ज्यादा डाइवर्स है भाई, ठीक है। आप सोचें अल्कोहल एक ही तरीके से हर जगह रिएक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग केसेस लगते हैं। तो कुछ केसेस में या कुछ रिएक्शंस में अल्कोहल में जब आप देखोगे रिएक्शन में, तो उस अल्कोहल का O और H बॉन्ड, O और H के बीच का बॉन्ड टूटता हुआ दिखेगा। वहीं पे कुछ अल्कोहल की ऐसी रिएक्शंस होगी जिसमें अल्कोहल में OH बॉन्ड में चेंज नहीं आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। किसके बीच का बॉन्ड टूटेगा बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन। और कुछ ऐसी रिएक्शंस आएंगी जो बिना बॉन्ड क्लीवेज के पूरा का पूरा अल्कोहल का ही मॉलिक्यूल जाके रिएक्ट कर जाएगा। तो इन 3 तरीके से अल्कोहल केमिकली बिहेव करता है। तो एक कुछ केसेस में OH बॉन्ड को तोड़ देगा, कुछ केसेस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, और कुछ केसेस में पूरा का पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल ही जाके रिएक्ट कर जाएगा। तो मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा भैया, ठीक है। तो पहला पार्ट हम बात करेंगे अल्कोहल की रिएक्टिविटी विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं केमिकल पढ़ाऊंगा वो किस बेसिस पढ़ाएंगे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और तीसरे टाइप की ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें वो अल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल ही जाके रिएक्ट कर रहा होगा। तो अब मैं सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, पहले टाइप के हिसाब से मैं बता रहा हूं, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल का रिएक्शन होगा केमिकल और उसका OH बॉन्ड जाके रिएक्ट मतलब टूट जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस बेसिस पे हम पहले केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो अब जब हमें पता है कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना है इन रिएक्शन में, तो हम पहले ये देख लेते हैं ना कि अल्कोहल्स में इस हिसाब से अगर रिएक्टिविटी देखें तो कौन से अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होंगे और कौन से अल्कोहल कम रिएक्टिव होंगे। तो बेसिक से एक एग्जांपल बना दिया मैंने, नीथेनॉल का, इथेनॉल का, एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर इसको ओपन करूंगा मैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH OH एंड CH3। और इसको अगर ओपन करेंगे तो आप लोग सब जानते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को, नॉमेनक्लेचर ढंग से पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक लग रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है 11वीं की ऑर्गेनिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। चले, क्लियर है। तो अब कुछ नहीं, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना। अब हमें पता है कि कौन सा बॉन्ड टूटना है, O और H का, तो हटाते चलो, इसका हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख रहे हैं। तो जो बॉन्ड तोड़ना उसको तोड़ दो, H हटेगा तो डेफिनेटली H+ जाएगा,
तो इसका बचा हुआ इसका क्या होगा, CH3O नेगेटिव। इसमें से भी H हटा तो बचेगा क्या, C2H5O नेगेटिव। इसमें भी H हटा तो क्या बचेगा, CH3 का होल ट्वाइस CHO नेगेटिव। और इसमें से H हटा तो क्या बचेगा, CH3 का होल थ्राइस CO नेगेटिव। क्लियर है। तो अब बात ये आती है कि ये वाला अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, ये है या ये है या ये है, कुछ मत देखो, इसका इंटरमीडिएट देखो। एक कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है मैंने, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है। जितना इंटरमीडिएट, तो एक्चुअली अल्कोहल में मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाई थी, मैंने बोला था वो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। तो एसिडिक ज्यादा है इसका मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा है यार। तो बहुत बेसिक सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो इंटरमीडिएट्स बनाए हैं इनमें आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है कि कौन सा सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट है और कौन सा सबसे लीस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है। जो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, और ज्यादा कब बनेगा, जब उसका अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो बेसिक सी रिएक्शन है। ठीक है। तो जरा आपके पास कार्ब एनाइन का केस, कार्ब एनाइन तो नहीं बोलूंगा, ये कॉन्जुगेट बेसिस बन गया एक तरीके से। तो अब आपको देखना है कि ये ज्यादा स्टेबल है या वो ज्यादा। तो कुछ मत करो, स्टेबिलिटी का एक ही कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड के इनवर्सली। जिस केस में ज्यादा चार्ज होगा नेगेटिव का, नेगेटिव है ना सारे, तो जिस केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, और जिस केस में नेगेटिव चार्ज कम होगा वो मोस्ट स्टेबल। तो सिंपल सा इफेक्ट लगाओ यार। CH3 का इफेक्ट क्या है बताओ, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं और इसके इफेक्ट बताना चालू कर रहा हूं। ठीक है। इसमें कैसा बन रहा है, इसको ओपन करके बना दे रहा हूं मैं। CH3 CH CH3 और ये O नेगेटिव। ठीक है बेटा। अब इसको बनाने के लिए सिंपल है, CH3 C CH3 और ये CH3 और यहां पर O नेगेटिव। ठीक है बेटा। तो अब आई इफेक्ट लगा दो, प्लस आई, इसका प्लस आई, C2H5 का भी प्लस आई, आइसोप्रोपाइल का भी प्लस आई और टर्शियरी ब्यूटाइल का भी प्लस आई। और आप लोग सब जानते हैं इसका प्लस आई सबसे ज्यादा, इसका प्लस आई उससे कम, इसका प्लस आई उससे कम और इसका प्लस आई सबसे कम। तो प्लस आई कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फेंकू, पढ़ाया है मैंने। प्लस आई कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फेंकू। तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ फेंक देगा, जिसकी वजह से इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन की तरफ बहुत ज्यादा फेंक रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी कैसे होते हैं नेगेटिव। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। वहीं पर इसकी मैं बात करूं तो इसका प्लस आई उनके कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं, तो ये बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो इसका चार्ज जितना वहां बढ़ गया होगा यहां पर तो कोई वैल्यू इंक्रीज करी ही नहीं होगी। तो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछूं मैं सबसे कम चार्ज कहां दिखेगा, तो मेरे ख्याल से इसमें ही तो दिखेगा सबसे लीस्ट चार्ज। तो मेरे ख्याल से ये इंटरमीडिएट में चार्ज कैसा है, सबसे कम, तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, सबसे ज्यादा। तो अगर मैं आपसे इसका ऑर्डर लगाने के लिए बोलूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये मैं कौन सा ऑर्डर बता रहा हूं, स्टेबिलिटी लिख दे रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसके लिए, इनके लिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर उससे कम ये और सबसे कम स्टेबल ये। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो आ गया ये। तो अब नॉर्मल सा लॉजिक लगाओ, ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और अगर इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि ये वाला हाइड्रोजन बहुत, ये वाला ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बहुत जल्दी टूट रहा होगा। और दूसरी तरफ ये सबसे लीस्ट स्टेबल है तो इसका प्रोडक्शन होगा ही नहीं, ऐसा मालूम ना के बराबर होगा। तो वो कब पॉसिबल है, जब ये वाला O और H का बॉन्ड टूटे ही ना। तो इस बेसिस पे हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी बोल सकते हैं कि ये वाला अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव और ये वाला अल्कोहल सबसे लीस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया ये, फिर ये, मेरे ख्याल से डिक्रीजिंग ऑर्डर बैठ जाएगा। तो सारा खेल इंटरमीडिएट का चलता है। सारा खेल किसका चलता है बेटा, इंटरमीडिएट का। तो बेसिक सा फंडा है, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। ये सब मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, इसका हाइड्रोजन हटाना है, इसका हाइड्रोजन हटाना है, इसका हाइड्रोजन हटाना है और इसका H+ हटाना है, वही हाइड्रोजन। तो सबके इंटरमीडिएट बनेंगे। तो जहां पे चार्ज कम सबसे ज्यादा स्टेबल और जहां चार्ज ज्यादा सबसे लीस्ट स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी और चार्ज में हमेशा इनवर्स का रिलेशन होता है, पढ़ाया है मैंने। नहीं पढ़ा तो याद रखें आज के बाद कि स्टेबिलिटी और चार्ज हमेशा उल्टा, कोई भी चार्ज हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, डजंट मैटर। ठीक है। तो यहां चार्ज मिनिमम है, वहां चार्ज मैक्सिमम है। ये मोस्ट स्टेबल, वो लीस्ट स्टेबल।
इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसका प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से इसका OH का बॉन्ड ज्यादा टूटेगा, उसका OH का बॉन्ड कम टूटेगा। तो इन शॉर्ट लास्ट में क्या रिजल्ट बना है, ये वाला अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, वो वाला अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव। तो मेरे ख्याल से ये सारे स्टेटमेंट क्लियर हो जाने चाहिए। तो इसके लिए लिखा है इंटरमीडिएट मोर स्टेबल, इसके लिए लिखा है इंटरमीडिएट लेस स्टेबल। इसकी वजह से मोर फॉर्म, ये इंटरमीडिएट, मोर फॉर्म्ड कौन, इंटरमीडिएट, हेंस करस्पॉन्डिंग अल्कोहल इसके लिए मोर रिएक्टिव एज मोर OH बॉन्ड ब्रेक। सेम चीज इंटरमीडिएट लेस स्टेबल, लेस फॉर्म इंटरमीडिएट, हेंस करस्पॉन्डिंग अल्कोहल इसके लिए बात कर दी लेस रिएक्टिव, तो इसका मतलब लेस OH बॉन्ड ब्रेक। तो अगर हम बात करें पहली कैटेगरी की केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो कौन से अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, जो हल्के हैं, और जो भारी अल्कोहल है, जो बल्कि अल्कोहल्स है, वो कैसे है, लेस रिएक्टिव। कैसे है, लेस रिएक्टिव। पर शर्त क्या है, कौन से बॉन्ड की क्लीवेज की बात कर रहे हो, जब आप OH बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहे हो, क्योंकि अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये क्राइटेरिया अलग है, आगे जब पढ़ाऊंगा तो क्राइटेरिया चेंज होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक सा क्राइटेरिया, आपको कुछ नहीं करना, H हटा के इनके बेस, कॉन्जुगेट बेस बनाने, उनकी स्टेबिलिटी देखनी है आपको, दैट्स इट। या इंटरमीडिएट बना के उनकी स्टेबिलिटी देखनी है आपको, दैट्स इट। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। चले आगे। तो अब एक स्टेटमेंट और लिख रखा मैंने, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली टू माइनस आई। डेफिनेटली यहाँ प्लस आई कम था, यहाँ प्लस आई ज्यादा था, तो ज्यादा प्लस आई ने नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया था ना, और कम प्लस आई ने नेगेटिव चार्ज को ज्यादा चेंज नहीं किया था। तो नेगेटिव चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली टू प्लस आई एंड इनवर्सली टू माइनस आई, अगर माइनस आई होता तो। चलो आगे। तो मेरे ख्याल से रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। पर कब, जब हम अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, O और H का, O और H का, ठीक है। तो इसके केस में हल्के अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, भारी अल्कोहल लेस रिएक्टिव है, दैट्स इट। तो सारा खेल इंटरमीडिएट का चलता है। चले आगे। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी कि कब अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव। तो अब मैं बात करने जाऊंगा उन रिएक्शंस की जिसमें यही OH बॉन्ड को तोड़ा जाता है। तो रिएक्टिविटी तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। चले आगे, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात कर रहे हैं उन रिएक्शंस की जिसमें यही काम होता है, जब O और H का बॉन्ड टूट रहा होगा और रिएक्शन हो रही होगी। तो इसमें जो हमारी सबसे पहली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। तो अल्कोहल जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो सिंपल सा फंडा है, हाइड्रोजन गैस निकालेगा बेटा। अल्कोहल अगर एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है बेटा, एल्कली मेटल पानी के साथ भी हाइड्रोजन निकालते हैं और अल्कोहल को भी नहीं छोड़ते ये लोग, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं एल्कली मेटल्स। तो अल्कोहल के साथ जैसे ही एल्कली मेटल रिएक्ट करेगा तो इसका हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से हाइड्रोजन निकल रहा है तो डेफिनेटली OH बॉन्ड टूट रहा होगा। तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो डेफिनेटली O और H का बॉन्ड टूटा होगा। चलो आगे। तो बेसिक सी रिएक्शन है। पहली बात तो H हटेगा, सोडियम बैठ जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगला रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, बिल्कुल CO2 की तरह कार्बन डाइसल्फाइड, बस सल्फर लग गया, ऑक्सीजन हट गया। तो कार्बन डाइसल्फाइड, अब मैंने यहाँ पे ROK लिख दिया है, K इज पोटेशियम, तो आप ROH लिख लो या ROK, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता, ठीक है। तो बेसिक सी बात वही है, बॉन्ड जो टूट रहा है वो वही है O और H के बीच का, O और H के बीच का, तो वही चीज है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब इन शॉर्ट मैंने इसको यूज कर लिया है, डायरेक्ट इसको यूज कर लिया है, ठीक है, हाँ या ना। पहले मैंने अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, पोटेशियम के साथ कराया, तो ROK बनेगा और उस ROK को मैंने कार्बन डाइसल्फाइड, बात वही है, O और H का बॉन्ड ही टूट रहा होगा। चले आगे। तो देखें अब क्या होता है इसके केस में। तो ROK है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखें सबसे पहले प्लस माइनस क्रिएट कर लो। तो ROK में प्लस माइनस, K पे प्लस, O पे माइनस। अब कार्बन डाइसल्फाइड बिल्कुल CO2 की तरह ट्रीट करो भाई, पाई बॉन्ड मूव कराओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज, इधर गया माइनस, इधर गया प्लस। तो अब आपको पता है कौन किससे लिंक करेगा, तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। RO नेगेटिव तो जाएगा कार्बन के पास और K जाएगा सल्फर के पास। तो मेरे ख्याल से यही प्रोडक्ट बन के आएगा। अगर गौर से देखें, RO को मैंने किस पे लिंक करा दिया, कार्बन पे, और K को मैंने किस पे लिंक करा दिया, सल्फर पे, ठीक है। तो अगर प्रॉपर तरीके से देखें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसमें ये वाली चीज माइनस और प्लस, तो RO किस पे जुड़ गया, कार्बन पे, और K किस पे जुड़ गया, सल्फर पे। तो कुछ ROC डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड SK, और ये जो प्रोडक्ट बन के आया है इनको कहते हैं हम ज़ेंथेट्स। क्या कंपाउंड है ये, ज़ेंथेट है, एल्काइल ज़ेंथेट है, ठीक है, ज़ेंथेट्स कंपाउंड है। ये जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है ROC डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SK, दीज आर कॉल्ड ज़ेंथेट्स। और ये बहुत अच्छे फ्लोटिंग एजेंट्स होते हैं। क्रॉस फ्लोटेशन एक प्रोसेस होता है बेटा, उसमें इनको ऐड किया जाता है एज अ फ्लोटिंग एजेंट्स,
ठीक है, तो एक बेसिक सी रिएक्शन दिखा रखी है पोटेशियम इथॉक्साइड की, तो गौर से देखें K+O- कार्बन डाइसल्फाइड, ये थोड़ा सही कर लेना, सल्फर कर लेना इसे, C डबल बॉन्ड S कर लेना बेटा, करेक्शन है। तो पाई बॉन्ड मूव कराओ, इधर माइनस इधर प्लस, तो RO को भेज दे कार्बन पे, K को भेज दे सल्फर पे, तो क्या बनेगा C2H5O C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SK, पूरा नाम, K फॉर पोटेशियम, C2H5 फॉर इथाइल, और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको कहते हैं जेंथेट। तो पोटेशियम इथाइल जेंथेट कुछ नहीं, एक बेसिक सा फ्लोटिंग एजेंट होता है, जो एक प्रोसेस है बेटा, आपको पढ़ाऊंगा मेटलर्जी वाले चैप्टर में, फ्रॉथ फ्लोटेशन, उसमें इसको ऐड किया जाता है फॉर एज अ फ्लोटिंग एजेंट। तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, आप अगर गौर से देखें तो O और H का ही बॉन्ड टूट रहा है। अगला देखें, तीसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। ये तो बहुत बेसिक सी है भाई, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ग्रिग्नार्ड इतनी बार रिपीट होगा गिनती नहीं है भैया। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, तो आपको पहले बता चुका हूं, अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल के पास होता है एसिडिक H, क्या होता है एसिडिक H। तो ग्रिग्नार्ड अगर एसिडिक H कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्केन्स बनाता है। क्यों? उसका रीजन है सिंपल, RMgx को तोड़ो, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ठीक है। अल्कोहल में वापस से H पॉजिटिव RO नेगेटिव, तो आपको पता है कौन कैसे जुड़ेगा, RO तो जुड़ेगा Mg के साथ, H जुड़ेगा R के साथ, और अगर H R के साथ जुड़ेगा तो ये क्या है, नॉर्मल एल्केन है। कौन है बेटा? नॉर्मल एल्केन। और RO को किसके साथ जोड़ दे? MgX के साथ, तो RO MgX अलग, एल्केन अलग। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी वही तो टूटा, OH बॉन्ड। तो एग्जाम्पल के तौर पे इथाइल अल्कोहल ले लिया, RMgX ले लिया, R पे माइनस Mg पे प्लस, सेम चीज H पे प्लस O पे माइनस, C2H5O को जोड़ दे MgX के साथ और H को जोड़ दे R के साथ, नॉर्मल एल्केन क्रिएट होके आ जाएगा। तो वापस से वही चीज है, अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा है? O और H। चलो आगे, तो बेसिक सी रिएक्शन थी, ठीक है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है जिसमें अल्कोहल का H बॉन्ड टूटता है, और वो कैसे प्रूव होगा, इसकी मैकेनिज्म से। कौन सी प्रोसेस? एस्टेरिफिकेशन। इसमें एक अल्कोहल लेते हैं, एक एसिड लेते हैं और एस्टर बनाते हैं। ये बचपन से आपको पढ़ाते हुआ है, अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर, जिनकी स्वीट स्मेल होती है, हाँ या ना, फ्रूटी स्मेल होती है, तो वो पढ़ा रहे हैं वही चीजें, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा? वाटर का रिमूवल सब करा देते हैं, बट ये नहीं पता लग पाता H कहां से आया, OH कहां से आया। बच्चे क्या समझ लेते हैं कि एसिड है तो H उसी ने दिया होगा, अल्कोहल से OH, पर ऐसा नहीं होता बेटा। एस्टेरिफिकेशन में जो हाइड्रोजन आता है वो अल्कोहल से मिलता है, और जो OH आता है वो एक एसिड से मिलता है, ठीक है। बच्चे कहते हैं ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं है भाई? मैकेनिज्म देखेंगे, सब चीज पॉसिबल है। तो एस्टेरिफिकेशन में जब एक अल्कोहल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कोहल तो अपना हाइड्रोजन एटम देता है और एसिड अपना OH देता है, और क्या निकल गया? वाटर। बचा हुआ ऐसा जोड़ दे, C2H5O और इधर से CH3CO, तो ये क्या बन गया? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। अगर इसको ओपन करके बनाओगे तो ऐसे देखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, एस्टरिफिकेशन है। तो अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगे H अल्कोहल से आया है? कुछ नहीं, मैकेनिज्म देखो, और ये काम चलता है एसिडिक कंडीशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस। चले देखें मैकेनिज्म। H2SO4 लिया, आयनाइज कर लो, H+ और HSO4 नेगेटिव। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो एसिड का H+ है वो किस पे जाके रिएक्ट करता है? एसिटिक एसिड के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज करा ले, डबल बॉन्ड इधर गया माइनस और इस पे प्लस, तो तुम्हें पता है H किस पे अटैक करेगा? O के पास, इस पे गया तो मेरे ख्याल से कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो RC पॉजिटिव OH NOH। अब इसके पास क्या हुआ? दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैसा सेंटर होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बोल ले या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल ले। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस एसिडिक मीडियम ने एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट कर लिया, और उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके ये अल्कोहल अटैक करता है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। तो कुछ नहीं हुआ, H2SO4 टूटा, एसिडिक H+ आया, एसिडिक एसिड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज हुआ, O पे माइनस C पे प्लस, तो ये H O से जुड़ के ये बन जाता है, और इस कार्बन पे, एसिडिक एसिड के कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाती है और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाता है। तो अल्कोहल पे ये चीज देखी नहीं जाती। तो अल्कोहल क्या? लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अल्कोहल का ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर जाता है और कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो जाता है। ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो कुछ ये चीज बन जाती है। क्या ये स्टेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उसका रीजन, ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भैया। तो डेफिनेटली इसमें चेंजेस आएंगे। तो क्या होता है, गौर से देखियो, ये H किसका है? अल्कोहल का है ना। तो जरा देख क्या चीज हुई यहाँ पे, क्या चेंज हुआ?
तो ये अल्कोहल का जो ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा था ये टूट जाता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन पे देखा नहीं जा रहा होगा कि ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज है। तो डेफिनेटली यार नहीं होगा स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो क्या करता है, ये O से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो H+ फॉर्म में चला जाता है। H+ का जाने का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे जाएगा, जिसकी वजह से ये चार्ज खत्म और ये H+ पड़ोस में बैठे OH के पास पहुंच जाता है और कुछ ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। जरा गौर से देखना भाई क्या हुआ है, ये जुड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ इस पे, ये ऐसा लिंक हुआ ऑक्सीजन पे प्लस, ये H पे देखा नहीं जाएगा, H+ की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ये H+ की फॉर्म में, ये अलग हो जाएगा H+, और ये इधर जाके अटैक। H+ का मतलब अपना भी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन लिया ही लिया, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे गया, तो ये प्लस का चार्ज खत्म हो गया, देख ले न्यूट्रल हो गया, और ये H इसके पास पहुंच गया। जब ये H+ इस पे पहुंचेगा तो इस ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये एक टाइप की प्रोटोनेटेड अल्कोहल जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। बट वापस से ऑक्सीजन वापस से प्लस का चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ये भी देखा नहीं जाएगा। तो क्यों, क्योंकि स्टेबल नहीं होगा। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कहता है इस ऑक्सीजन से भाई साहब तुम निकल जाओ पानी की फॉर्म में, क्योंकि H2O है, देख ले गौर से। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता ही लेता है, पड़ोस में बैठे कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन मांग के चला जाता है, किसकी फॉर्म में, वाटर। और वो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे कुछ इस प्रकार से दिखने लगता है, उस कार्बन पे कुछ इस प्रकार से दिखने लगता है। चलो आगे। तो अगर आप गौर से देखें तो मेरे ख्याल से ये H कौन सा था, अल्कोहल वाला, H हटा अल्कोहल से, और ये OH कौन सा है, इस एसिटिक एसिड वाला, ये वाला OH, ये OH ही रहा, ये OH ही रहा। तो अल्कोहल ने तो क्या दिया अपना हाइड्रोजन, पर एसिड ने अपना क्या दिया, OH। अगर गौर से देखें तो ये वाटर में H तो किससे आया है, अल्कोहल से, OH किससे आया है, एसिड से। क्लियर है। तो अब यहां तक पहुंच गए, क्या ये स्टेबल होगा, नहीं, रीअरेंजमेंट होगा। तो क्या होता है, ये जो कंडीशन बनी ये अपना H+ लूज कर देगा, क्या लूज कर देगा, H+। तो जैसे ही H+ हटेगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज, माइनस, कैसा चार्ज, ये किस फॉर्म में निकल गया, H+ की फॉर्म में, ये दिखा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, H+ निकालेगा, तो इस ऑक्सीजन पे कैसा माइनस, माइनस और प्लस एक दूसरे को देखेंगे नहीं, माइनस वाला इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जो H+ तुमने शुरुआत में दिया था वो तुम्हें लास्ट स्टेप में वापस से रीजनरेट होके मिल जाता है। तो ये प्रोसेस वापस से शुरुआत से कंटिन्यू होती चली जाती है। तो जैसे ही ये काम हुआ, एस्टर प्रिपेयर हो जाएगा, एस्टर प्रिपेयर हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेप में तुमने एसिडिक कंडीशन का H+ दिया था एसिड को, लास्ट स्टेप में वही H+ वापस मिल जाता है। तो ये H+ की फॉर्म में निकलता है जो शुरुआत में हमने दिया था इसको, और यहाँ पे माइनस का चार्ज वापस से रीअरेंज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ का भी चार्ज खत्म और यहाँ का भी चार्ज खत्म, एंड फॉर्म एस्टर, एंड फॉर्म एस्टर, दैट्स इट। तो अगर आप पूरे प्रोसेस को गौर से देखेंगे तो अल्कोहल ने तो अपना हाइड्रोजन दिया है और एसिड ने अपना OH दिया है। तो इस तरीके से पता लगती है कि अल्कोहल अपना H डोनेट करता है और एसिड अपना OH डोनेट करता है एस्टरिफिकेशन में। जनरली बच्चे क्या याद कर लेते हैं, अल्कोहल और एसिड, एसिड ही H देगा अपना, पर ऐसा नहीं होता है एस्टरिफिकेशन में। एस्टरिफिकेशन में एसिड OH देता है, अल्कोहल H प्रोवाइड कराता है, दैट्स इट। चलो आगे। तो अब बात आ रही है कि इसी प्रोसेस के लिए अगर हम गौर से बात करें तो मैंने नोट बना के लिख दिया है। तो इन दिस रिएक्शन रिमूवल ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड। तो स्पेशली नोट बना के लिख रखिए ये वाली बात, चले याद रखना एस्टरिफिकेशन के लिए पर ये वाली बात। चलो आगे अगला देखें। तो अब एक बात और आती है कि इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए हम कैसे पता लगाएंगे, अब बाई चांस बहुत सारे अल्कोहल या बहुत सारे एसिड है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए कौन सा अल्कोहल सूटेबल है, कौन सा बेकार है, मतलब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हो, कौन सा कम। तो दोनों के लिए एक ही बात चलती है, चाहे आप रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल फॉर एस्टरिफिकेशन देखें, चाहे आप रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एस्टरिफिकेशन देखें, दोनों इसी रूल पे काम करते हैं, रिएक्टिविटी इनवर्सली टू बल्क। तो जितना हल्का अल्कोहल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेम चीज जितना हल्का एसिड होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो दोनों एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं। आप इस वाली बात को चाहे मत करें क्योंकि कंफ्यूजिंग होती है, ये वाला पॉइंट हटा लेना आप लोग नोट्स में से, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए बता रहा हूं। तो एक ही फॉर्मूले को याद रखो, एस्टरिफिकेशन के लिए वो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा जो हल्का होगा, एस्टरिफिकेशन के लिए वो एसिड ज्यादा रिएक्टिव होगा जो हल्का होगा। तो ऑर्डर देख, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये वही तो चल रहा है यार, OH बॉन्ड का क्लीवेज, तो ये वही तो चीज है
ये वाला अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव था, ये वाला अल्कोहल कम रिएक्टिव। तो हल्के अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होंगे एस्टेरिफिकेशन के लिए, भारी कम। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है वो O और H का। कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? O और H का बॉन्ड, ठीक है। अब एसिड के लिए वापस से वही चीज, बल्क के इनवर्सली। तो फॉर्मिक एसिड हल्का है एसिटिक एसिड से, फिर ये प्रोपेनोइक एसिड ऐसे बढ़ाते चले आना, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पर बल्क बढ़ता जा रहा है। रिएक्टिविटी एसिड की, कौन से एसिड की? कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसके लिए? एस्टेरिफिकेशन के लिए घटती चली जा रही है। दैट्स इट। तो बस इतना सा याद रखना है आपको कि रिएक्टिविटी फॉर एस्टेरिफिकेशन चाहे अल्कोहल की हो चाहे एसिड की हो, वो बल्क के इनवर्सली चलती है। दैट्स इट। चले आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना भाई, क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे इस पे से। चल रहा हूं मैं आगे। अगला, अब अगली वाली रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं इसी में हर जगह वही चल रहा है। अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? O और H का। ये जितनी भी रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, हर रिएक्शन में आंख बंद करके यही याद रखना है कौन सा बॉन्ड टूट रहा है अल्कोहल का? O और H का। दैट्स इट। चले अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद एल्काइंस या फिर स्पेशली मैं बोलूं एसिटिलीन्स। तो एसिटिलीन्स का एक कैरेक्टर होता है भैया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन NAR। ER भी करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करते हैं, क्योंकि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हैवी मेटल केटाइन की प्रेजेंस में करा रहा हूं। मरकरी इज अ हैवी मेटल केटाइन। तो एल्काइंस अल्कोहल के साथ अगर हैवी मेटल केटाइन की फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगी तो देखेंगे भाई, सिंपल सी। तो कुछ नहीं, एसिटिलीन को मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड मरकरी ऑक्साइड HGO, ठीक है। तो कुछ मत कर, ब्रेक कर ले अल्कोहल को, H+ CH3O-। इलेक्ट्रोमेरिक चेंज करा रहा हूं। कौन सा चेंज करा रहा हूं? इलेक्ट्रोमेरिक चेंज। इधर गया तो यहां पर माइनस इस कार्बन पे, यहां पर प्लस। पहले कौन अटैक करेगा? मेन बात ये, पहले अटैक करता है ये वाला हिस्सा, इस कार्बन पे पहले अटैक करेगा CH3O-। तो वो इधर जाएगा, फिर उसके बाद कौन जाएगा? H+। तो जब H इसको दोगे, OCH3 इसको देगा, और यहां एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ यही बन के आएगा। क्लियर है? H+ गया इधर, CH3O- गया इधर। NAR होती है, याद रखना इस केस में। ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली लिख रखी है, क्योंकि हैवी मेटल केटाइन की प्रेजेंस में एल्काइन रिएक्ट कर रहा है, तो NAR होती है। तो CH3O- गया इस कार्बन पे, H गया इस कार्बन, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3। मेरे ख्याल से ये बन गया। ईथर का केस है, इसको कहते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल, और CH3 तो जानते हैं मिथाइल। तो इस ईथर का नाम क्या है? मिथाइल विनाइल ईथर। दैट्स इट, ठीक है। क्या हो गई रिएक्शन? पूरी नहीं हुई, भी एक और रिएक्शन हो सकती है, करा रहे हैं वापस। आगे वापस से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मर्क्यूरी ऑक्साइड, वापस से CH3OH लिया, वापस से H+ CH3O-। करा दे भाई साहब, ये इधर गया माइनस, इधर प्लस, इधर वापस से रिएक्ट कराओ। CH3O- कहां पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे, और H कहां करेगा? इस कार्बन पे। तो ये कन्वर्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH OCH3 OCH3, और इसको कहते हैं हम मिथाइल। क्या नाम है बेटा ऐसे कंपाउंड्स का? मिथाइल। जनरली ऐसे बना के देगा वो, तो मैं सीधा सीधा बना दे रहा हूं मैं। CH3 CH OCH3 इधर, एक OCH3 इधर। दैट्स इट। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही बात है, मिथाइल है। कौन है बेटा? मिथाइल। अब सेम रिएक्शन है, बस इथाइल अल्कोहल के साथ करा दिया। देख ले, सेम टू सेम डिट्टो रिएक्शन है, बस मिथाइल अल्कोहल की जगह इथाइल अल्कोहल। वापस से प्लस माइनस, इधर इथाइल अल्कोहल में प्लस माइनस, इलेक्ट्रोमेरिक चेंज, माइनस इधर प्लस इधर, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज, माइनस इधर प्लस इधर। तो अपने आप समझ जाओगे कि क्या कौन कहां किस तरीके से रिएक्ट किया है। हर बार O और H का ही बॉन्ड तोड़ा है, पहले भी अब भी। क्लियर है? उम्मीद करूंगा क्लियर है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है? इथाइल, और इसका नाम है इथाइल विनाइल ईथर। दैट्स इट। उम्मीद करूंगा क्लियर होना चाहिए। चलो मैं आगे बढ़ रहे हैं। अगला, अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड वगैरह के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ एक स्पेशल बात है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब भी अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है हेमी एसीटल और एक बनते हैं एसीटल। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं भाई। एल्डिहाइड के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, एक हेमी एसीटल की कंडीशन आती है और एक एसीटल। तो वो डिपेंड करता है अल्कोहल के अमाउंट पे, अल्कोहल जितने प्रोवाइड कराओगे उसके हिसाब से बनता है। तो हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो पहले बनता है हेमी एसीटल, फिर उसके बाद बनता है एसीटल। तो मैंने तो सीधा एसीटल की रिएक्शन दिखाई है, मैं आपको इस रिएक्शन को तोड़ के दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये मैंने एक फाइनल लिख दिया सीधी, बट इसको तोड़ेंगे कैसे कैसे बनता है वो मैं दिखा देता हूं थोड़ा जरा आपको, ठीक है। मैंने तो सीधी एसीटल की रिएक्शन करा दी है यहाँ पर,
चले फिर भी इसी के साथ ही दिखा देते हैं पैरेलल में आपको। एक सेकंड रुकिएगा जरा, जगह कहाँ पर, चलो यहाँ दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना भैया। तो एल्डिहाइड के साथ मैं अल्कोहल रिएक्ट करा रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड O, और आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कराओ चेंज, अल्कोहल के साथ HOCH3, ठीक है, तोड़ रहा हूं मैं बॉन्ड, इलेक्ट्रोमेरिक चेंज, माइनस प्लस, हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, तो इसको अटैक करा ले पहले इधर और इस H को अटैक करा ले इधर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देख, CH3 CH ऊपर OH सिंगल बॉन्ड OCH3, ये बन गया है। और इसे कहते हैं हम हेमी एसीटल, क्या कहते हैं बेटा इसे हम, हेमी एसीटल। चलो आगे, क्लियर है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमी एसीटल, बहुत बेसिक सी रिएक्शन है। चलो आगे, क्लियर है कि नहीं, तो सिंपल केस है हेमी एसीटल। अब ये हेमी एसीटल फर्दर एक और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये हेमी एसीटल फर्दर एक और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है, और एसीटल, ये मिथाइल लिख दिया है, इसको हम कॉमनली एसीटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एसीटल वाली कैटेगरी, जैसे अल्कोहल बोल दिया, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये सब अल्कोहल है, ऐसी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, दीज आर एसीटल्स। तो अब एसीटल और हेमी एसीटल में क्या फर्क है, बहुत बेसिक सा है। एसीटल में दोनों OCH3 या OC2H5 होंगे, हेमी एसीटल में एक तो OR होगा और एक OH होगा, बहुत बेसिक सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। एक्चुअल में ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, एक स्टेप में नहीं होती। एक्चुअल में ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला, कार्बोनिल के साथ अल्कोहल रिएक्ट करा, हेमी एसीटल बना। अब मैं इरेज कर दूं जरा, इस हेमी एसीटल को फर्दर एक और अल्कोहल के साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूं। अब जरा देख क्या बना, CH3 CH, एक तो कौन जुड़ गया OCH3 और एक क्या था OH, हेमी एसीटल है। फर्दर एक और अल्कोहल के HOCH3, वापस इसी के साथ निकाल ले, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और ये इधर से प्लस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, अलग कर ले। तो H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बन गए, वाटर, और इस OCH3 को इस CH पे जोड़ लियो तो कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा इसको छोटा कर ले रहा हूं, CH3 CH, यहाँ OCH3 और यहां पर भी OCH3 प्लस वाटर, तो मेरे ख्याल से ये तेरा कौन बन गया, मिथाइल, ठीक है, हाँ या ना, और या फिर एसीटल बोल दो आप, एक ही बात है। तो एक्चुअल में कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल के साथ 2 स्टेप में रिएक्ट करता है, पहले हेमी एसीटल बनाता है, उसके बाद वो एसीटल में कन्वर्ट होता है। मैंने रिएक्शन में एक साथ दिखा दिया एसीटल बना के, बट आप चाहे तो उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, एक स्टेप में नहीं होती, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, तो इसलिए मैंने पहली बात जिक्र कर दिया है। बट मैं एसीटल सिखा रहा हूं तो सीधी रिएक्शन देखना, ठीक है। तो ये कौन है, एल्डिहाइड, ये 2 अल्कोहल, इन दोनों से H निकाल ले, इधर से O निकाल ले, वाटर निकला, सीधा प्रोडक्ट बनता है एसीटल। मैंने शॉर्ट में रिएक्शन लिखा दिया, और आती है ऐसी रिएक्शन बहुत सारी, कॉमन है, ठीक है। बट एक एक करके कराएंगे, तो पहले एक अल्कोहल कराओ, फिर हेमी एसीटल बनाओ, फिर हेमी एसीटल को फर्दर एक और अल्कोहल के साथ कराओ, फिर एसीटल बनाओ, तो मैंने एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन खत्म कर दी है, ठीक है। तो अल्कोहल से H निकाल ले, कार्बोनिल से O निकाल दे, वाटर हटता हुआ दिखेगा, तो CH3 पे CH पे 2 फ्री वैलेंसी, एक OCH3 ऊपर जोड़ लियो, एक OCH3 नीचे, और एसीटल बन जाएगा, ठीक है। सेम चीज मैं इथाइल अल्कोहल के साथ करा रहा हूं, वापस से वही चीज, एल्डिहाइड से O निकाल ले, अल्कोहल से H निकाल ले, वापस से कौन निकल गया, वाटर, ठीक है। OCH5 एक ऊपर से जोड़ ले, एक नीचे से, इथाइल बन जाएगा। दिस इज द केस ऑफ एसीटल फॉर्मेशन। कौन सी फॉर्मेशन बेटा, एसीटल। तो सिंपल सा केस है, अगर कार्बोनिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 स्टेप में करते हैं, पहले बनाते हैं हेमी एसीटल, उसके बाद बनते हैं एसीटल्स। चल रहा हूं मैं आगे। अगली रिएक्शन बहुत कॉमन सी है, रिएक्शन विद P2S5, तो बहुत बेसिक से रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जनरली थायो अल्कोहल्स बनाने के लिए, तो कुछ नहीं, ROH तोड़ते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग, और P2S5 इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर को बिठा देता है और RSH क्रिएट करा लेता है, RSH क्रिएट करा लेता है। तो बेसिक सी सिंपल रिएक्शन, अल्कोहल कन्वर्ट इनटू थायो अल्कोहल। अगला देखें, रिएक्शन विद कीटीन। कीटोन नहीं है भाई, कीटीन है। कीटोन ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटोन, ये कीटोन है,
हाँ या ना, पर यहाँ पर कीटोन नहीं है, ये कीटीन। सही है स्पेलिंग, ये मत सोचो ना स्पेलिंग गलत लिख दिया सर ने, गलत नहीं है, ये कीटीन ही है, वो कीटोन है, अलग है, ये अलग है। अब कीटीन क्या होता है, कीटीन का फॉर्मूला देख, कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटीन। अब इस कीटीन के साथ रिएक्शन करा दे अल्कोहल की, वापस से करा रहे, C डबल बॉन्ड O है, करा दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अल्कोहल को भी तोड़, H पे प्लस O पे माइनस, भेजो भाई। H किसको दिया जाएगा, O को, RO किसको दिया जाएगा, कार्बन को, तो कुछ ये बन के आएगा। चेक कर ले, CH2 डबल बॉन्ड C पे OH और कार्बन पे OR जोड़ दिया। अब क्या ये स्टेबल होगा, नहीं, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट। तो ये हाइड्रोजन तो दे दिया जाता है इस CH2 को, और ये डबल बॉन्ड भेज दिया जाता है इस कार्बन और O के बीच में, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। मेरे ख्याल से इसको तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एस्टर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, एस्टर। तो जब भी कीटीन के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। कीटीन के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो एस्टर। तो एस्टर दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, एक तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से और एक कीटीन से, एक कीटीन, याद रखना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एस्टेरिफिकेशन पे नहीं आया था, इसी पे आया था। पूछा गया था इसमें जो प्रोडक्ट बन के आता है क्या बनता है, और पूछा गया था क्या ये एस्टेरिफिकेशन है या नहीं है, नहीं है भैया। चले आगे, इसी का ही एक एग्जांपल दे रखा है, उसमें हमने अल्कोहल का जिक्र कर दिया, इथाइल अल्कोहल ले लिया बस, और कुछ नहीं किया। वापस से कराओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज, इधर गया माइनस प्लस, इधर प्लस इधर माइनस, H दे दे O को, O2H5 दे दे कार्बन को, ये बन के आएगा। ये वाला H दे दिया जाता है CH2 को, और ये डबल बॉन्ड भेज दिया जाता है इधर, तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OC2H5। थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेना OC2H5 को, कार्बन के नीचे लिंक कर लेना, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया कंप्यूटर की वजह से, ठीक है, हाँ या ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। OC2H5 को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेना, कार्बन के नीचे लिंक करना ना यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OC2H5, नाम आएगा इथाइल एसीटेट, या एस्टर ही है ये भी एक टाइप का, दैट्स इट। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अगली रिएक्शन देखें भाई, एल्काइल। और हर रिएक्शन में अभी बार बार बोल रहा हूं भाई, H टूट रहा है, अल्कोहल के केस में O और H का बॉन्ड टूट रहा है, एल्काइलेशन। सिंपल है, एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, H हटा के एल्काइल ग्रुप। एल्काइलेशन का मतलब अल्कोहल का हाइड्रोजन रिमूव करके एल्काइल ग्रुप मतलब R, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जोड़ना है। तो देख, अल्कोहल है RO के हटा रहा हूं और उसकी जगह CH3 CH2 बिठा रहा हूं, तो प्रोडक्ट देख लेना भाई, RO के कन्वर्ट इनटू ROR, RO के कन्वर्ट इनटू ROR, H हटा के एल्काइल ग्रुप बिठाया, दैट्स इट। तो K हटा इधर से, अब इधर से मैंने क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड, क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड, तो इधर से ब्रोमीन निकाले, तो KBr अलग हो जाएगा, इस O से कौन जुड़ जाएगा, C2H5, तो ईथर बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है, ईथर। तो बेसिक सी रिएक्शन है, तो एल्काइलेशन है। इसी तरीके से अल्कोहल को जब हम डायजोमीथेन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें भी यही होता है, ठीक है। तो डायजोमीथेन से नाइट्रोजन निकाल ले, क्या बचा, CH2, उस CH2 को इस H के साथ फिट कर दे, CH2 और एक H CH3 बन जाएगा, तो CH3 CH2O CH3। तो इसमें भी क्या हुआ, H को चेंज करके एल्काइल ग्रुप में हमने बदल दिया, एल्काइलेशन। अब एसिटाइलेशन में क्या होता है, इसमें एक सिंपल सी फंडा है। अब इसमें क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है H की जगह, मतलब अल्कोहल में ROH, ये अल्कोहल है, इसको हटाया, इसकी जगह पर हमने R डैश मतलब दूसरा एल्काइल ग्रुप बिठा दिया। अब एसिटाइलेशन में क्या है, ROH। अब यहाँ एल्काइल ग्रुप नहीं बनाएंगे, अब यहाँ हम बिठाएंगे एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको बिठाना है यहाँ पर, H को हटा के इस ग्रुप को लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, एसिड क्लोराइड, एसिटाइलेटिंग एजेंट सबसे बेस्ट होता है एसिड क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड, याद रखना बेटा। एसिटाइलेटिंग एजेंट सबसे अच्छा एसिड क्लोराइड, सबसे बेस्ट एसिटाइलेटिंग एजेंट होता है एसिड क्लोराइड, CH3 COCl, ये पढ़ाया हुआ है, या फिर एसिड एनहाइड्राइड, ये होते हैं एसिटाइलेटिंग एजेंट बहुत अच्छे। तो वो क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, ये एसिड एनहाइड्राइड है। दीज आर टू बेस्ट एसिटाइलेटिंग एजेंट, क्लियर है। कभी भी हमें एसिटाइल ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप चाहिए, एसिटाइल, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये चाहिए तो या तो इसको यूज करना है या इसको, तो कराओ रिएक्शन सिंपल, CH3 COCl, CH3 COCl एसिटाइल, एसिड क्लोराइड है, कौन है, एसिड क्लोराइड। अगर नाम दो पूछोगे तो एसिटाइल क्लोराइड है, अल्कोहल के साथ H निकाल ले अल्कोहल से, एसिड क्लोराइड से निकाल ले क्लोरीन, तो HCl हटा, जरा गौर से देख, अल्कोहल में H हटाया है मैंने और क्या जोड़ दिया है, CH3CO, जरा प्रोडक्ट देख ले, अल्कोहल में से H हट के क्या जुड़ गया है, CH3CO, इसी को कहते हैं एसिटाइलेशन।
क्या कहते हैं बेटा, एसिटाइलेशन। इथाइल अल्कोहल का H रिमूव हुआ और CH3CO ग्रुप जुड़ गया, तो सबसे बेस्ट है एसिड क्लोराइड ले। नहीं ले पा रहे हो तो एसिड एनहाइड्राइड यूज कर लो भैया। कौन सा एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, देख ले जरा गौर से, चेक करो, ऊपर कर दूं जरा से थोड़ा, देख CH3COO CO CH3 एसिड एनहाइड्राइड। अल्कोहल ले तो अल्कोहल का H हटा ले और इधर से CH3COO हटा ले। तो सबसे पहला तो जो हटाना है वो हटा ले, एसिटिक एसिड अलग हो गया। क्या अलग हो गया, एसिटिक एसिड। अब बचा क्या, अल्कोहल का C2H5O और एनहाइड्राइड का क्या बचा, CH3CO। तो वही तो करना है, अल्कोहल का H हटाया, इस ग्रुप को बिठा लिया। तो जरा गौर से देख, C2H5O अल्कोहल का हिस्सा, H हटा के क्या बिठा लिया, CH3CO। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो हर केस में अभी तक हर जगह यही हुआ है, अल्कोहल का H हटा है, उसकी जगह बाकी चीजें लगी है। तो एल्काइलेशन में तो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है और एसिटाइलेशन में CH3CO, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप, ये जुड़ जाता है। दैट्स इट। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करूंगा सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस थी भैया जिसमें अल्कोहल का कौन से बॉन्ड की क्लीवेज बता रहा हूं भाई, अल्कोहल में जो O और H का बॉन्ड है इसको तोड़ रहे हैं। अभी तक हर रिएक्शन में इसी बॉन्ड को तोड़ा है मैंने। चलो आगे। तो अभी 3 तरीके से बताया ना, शुरुआत में OH बॉन्ड तोड़ना, एक बार ये R कौन है, अल्काइल ग्रुप है, कार्बन होगा, कार्बन और O का बॉन्ड तोड़ना, एक बार पूरा मॉलिक्यूल। तो पहले टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई अभी तक कि O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं और कौन सा अल्कोहल इस केस में ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी। चलें आगे। तो भाई इस सेशन को मेरे को लग रहा है यहीं पर एंड करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करूंगा इस सेशन के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो कृपया करके नोट्स में लिख लें इन्हें और एक बार याद कर लें, जरूर याद कर लें, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले पीछे का याद करते चलो, क्योंकि आगे चीजें आसान लगने लगेंगी। क्यों, बहुत सारी रिएक्शंस रिपीट होती है, ये आप लोग ऑब्जर्व करते आ रहे हो जब से मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे से। क्लियर है? तो इस सेशन को यहीं पे एंड करें। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।